हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे चैनल स्टडी विद खुशबू में। फ्रेंड्स, आज मैं पढ़ाने वाली आपको इडुटेरिया का करंट अफेयर्स। तो इडुटेरिया चैनल का जो करंट अफेयर्स है वो अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स आ चुका है मार्केट में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा सबसे पहले जो मेरा टॉपिक होगा, अब यहाँ पर हम देखते हैं बजट। आम बजट 2021 से 22 के जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फरवरी 2021 को संसद में पेश किया। बजट 2021 ठीक है 21 पहला पेपरलेस एवं डिजिटल बजट था। इस बजट को एक टैबलेट को लाल कवर में लाया गया एवं इसी से पढ़ा गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है ऐसे प्रश्न, पहला पेपरलेस एवं डिजिटल बजट कब लागू किया गया? तो 2021 से 22 के बजट में। चलिए अब आगे देखते हैं। बजट 2021 से 22 की थीम क्या थी? वो थी आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, इस बजट के अनुसार भारत अनुसार 2021 में हमारे इतिहास के महत्वपूर्ण मील पत्थरों का वर्ष, आज़ादी का 75वां वर्ष था। भारत में गोवा के विलय का 60वां वर्ष, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का 50वां वर्ष था। स्वतंत्र भारत के 8वीं जनगणना का वर्ष होगा। चंद्रयान 3 मिशन का वर्ष, हरिद्वार महाकुंभ वर्ष होगा। ठीक है, कुल 34.83 लाख करोड़ का बजट रखा गया है। कुल प्राप्तियां होंगी, ठीक है, यहाँ पे कुल प्राप्तियां जो होंगी वो होगा हमारा 34,83,233 करोड़, जिसमें राजस्व प्राप्तियां होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा इतना करोड़। ठीक है, 7,88,424 करोड़। पूंजी प्राप्तियां हो जाएगा हमारा यहाँ पे 16,94,812 करोड़। कुल खर्चा होगी जो खर्च होगी वो होगी 34,83,236 करोड़, जिसमें राजस्व खर्च होगा इतने करोड़, 29, ठीक है, 000 करोड़। अब पूंजी जो प्राप्तियां होगी वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 55,042,36 करोड़। बजट घाटा है 0। बजट घाटा कुल प्राप्तियां कुल खर्च। चलिए आगे देखते हैं। कुल जो हमारा जो बजट का जो घाटा है वो है, बजट का घाटा है कुल प्राप्तियां माइनस कुल खर्च। हम लोग ऐसे इसको निकालेंगे। अगर इसको निकालेंगे यहाँ पे 0 आ गया 0। अब यहाँ पे देखिए 2021 का जो संशोधित अनुमान जो है वो हमारा क्या है। अब बजट का जो अनुमान रखा गया है, अब देखिए यहाँ पे राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी का जो 90.5% जो है, ठीक है, वो कितना हमारे यहाँ पे बजट अनुमान लगाया गया है जीडीपी का 6.8%। कुल हमारा हो गया यहाँ पे, कुल जो हमारा हो जाएगा 15,68,112। यहाँ पे जीडीपी का 9.5% है, वो हमारा है, वो है 18,48,655 करोड़। ठीक है, और जीडीपी का यहाँ पे 7, यहाँ पे जो राजस्व घाटा है जीडीपी का 75% है, जो 14,55,989 करोड़ है। कुल हो जाएगा जीडीपी का 5.1% है कुल, यहाँ पे जाएगा 11,40,576। ठीक है, अब देखिए प्रभावी राजस्व घाटा जो जीडीपी का 60.3% है, 12,25,613 करोड़। कुल राजस्व जीडीपी का जो यहाँ पे अनुमान लगाया गया है 4.1% है, कुल है 92,14,100। ठीक है, यहाँ पे है 9,21,464 करोड़ है। ठीक है, अनुमान लगाया गया है। अब यहाँ पे देख लिया, आगे देखते हैं प्राथमिक घाटा। ठीक है, यहाँ पे जीडीपी का 55.9% है, जो कुल हो जाएगा यहाँ पे 11,55,755 करोड़। और यहाँ पे जीडीपी का 3.1% कुल हो जाएगा यहाँ पे 69,07,111 करोड़ रुपए। ये हमारा हो जाएगा अनुमान लगाया गया है जीडीपी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नोट, सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 से 26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाना है।
विभिन्न राज्यों को राजकोषीय घाटा GSDP के 3% तक लाने का लक्ष्य भारत सरकार ने 2023 से 24 तक रखा है। यही सिफारिश राज्यों के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा भी की गई है। रुपया कहाँ से आता है? रुपये कंफर्म मतलब रुपये कहाँ से आता है? बजट में जो रखा जाता है कि इसमें इतने खर्च होंगी, उसके लिए देखिए यहाँ पे कैसे कैसे आते हैं। उधार और अन्य, ठीक है, देवताएँ, ठीक है। उसके बाद में नगर निगम कर, जो भी निगम से जो टैक्स आते हैं उससे वो होते हैं। आय कर, ठीक है। सीमा शुल्क, आय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ठीक है। माल और सेवाएं कर, कर भिन्न राजस्व, मतलब जितने भी कर भिन्न आते हैं ना, राजस्व से जितने भी टैक्स आते हैं वो सब से ही इसमें ये फैसला होता है बजट में सारे में कितने कितने खर्च होंगे, वो सारे यहाँ पे अनुमान लगाया जाता है। ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियाँ ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे आगे। चलिए, रुपया आने के टॉप 3 स्रोत हैं। जो बजट में जो पैसे रखा जाता है, इतने करोड़ इसमें खर्च होंगे, शिक्षा में इतने करोड़, ये सारी चीज़ें यहाँ पे उधार एवं अन्य देयताएँ हैं। GST, आय कर, जैसे अभी सारी चीज़ पे GST है, इसे आय कर, जितने भी आय से जो टैक्स आते हैं ये सारे इसमें पैसे, इसी से सारे काम होते हैं। बजट में रखा जाता है सारे पैसे को। रुपया कहाँ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं बजट में जो रुपये आते हैं उन मैंने स्रोत देखा, आप देखिए कहाँ जाते हैं। वो पेंशन में, जैसे कि जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब में, उनको रिटायरमेंट के बाद में पेंशन मिलती है, तो पेंशन में, अन्य व्यय में, खर्च में, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं, जितनी भी योजनाएं लॉन्च होती है उसमें, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं में। अब यहाँ पे है ब्याज अदायगी में, ठीक है। चलिए, आर्थिक सहायता में, वित्त आयोग और अन्य अंतरण में, करों और शुल्क में राज्यों का हिस्सा। चलिए अब तीसरा देखते हैं। ये हमारा है बजट 2021-22 के कुल 6 पिलर में विभक्त किया गया है। वो हमारा न्यूनतम, पहले बजट 21 से 22, ठीक है। न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, ठीक है। और नव परिवर्तन और अनुसंधान एवं विकास के लिए, मतलब जो पैसे जो हैं कहाँ कहाँ जाते हैं, तो 6 पिलर में विभक्त किया जाता है। 6 जगह पे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए खर्च होते हैं, जहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह बनाए जा रहे हैं। जैसे अभी कोविड-19 के दौरान अचानक यहाँ पे इतने सारे बेड शीट की व्यवस्था की गई, सारी चीज़ें यहाँ पे खर्च होती है। जैसे शिक्षा में खर्च होते हैं। और चलिए यहाँ पे अब आगे देखते हैं। यहाँ पे बजट 2021 से 22 में स्वास्थ्य कल्याण के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ठीक है। तो वो हमारा है यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे है 2,23,846 करोड़ यहाँ पे बजट रखे गए हैं। किसके लिए? स्वास्थ्य कल्याण के लिए। चलिए, पिछले साल की तुलना में स्वास्थ्य और कल्याण पर व्यय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो 137% की बढ़ोतरी हुई है, जो काफ़ी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है पहले ईयर्स के कंपेरिजन में। सरकार ने इस बजट में कोविड-19 वैक्सीन के लिए कितने रुपए आवंटन किए हैं? तो 35,000 करोड़ इन्होंने वैक्सीन, कोविड-19 के वैक्सीन के लिए भारत में इन्होंने खर्च किया है। इस बजट के द्वारा सरकार 6 सालों के लिए 64 हो जाएगा यहाँ पे 64,180 करोड़ रुपए के PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना ला रही है, ठीक है। किस दो कार्यक्रम अभियान को विलय करके सरकार मिशन पोषण 20 ला रही है? तो ये हो जाएगा संपूरक पोषण कार्यक्रम, पोषण अभियान हो जाएगा। मिशन पोषण 20 भारत के 112 आकांक्षी जिलों में चलाया जाएगी। सरकार ने अगले 5 साल के लिए कितने करोड़ रुपए परिव्यय के जल जीवन मिशन शहरी लॉन्च की है?
87,000 रुपये। सरकार अगले 5 साल के लिए जो 21 से 26 में कितने करोड़ रुपए की शहरी स्वच्छ भारत मिशन 20 लॉन्च की है? तो हमारा यहाँ पे 1,41,678 रुपये जो करोड़ इतना खर्च कर रही है किस पे? तो वो हमारा है जो 5 साल के अंदर में कितने करोड़ रुपए शहरी स्वच्छ के लिए, शहरी जो जितने भी सिटी है उसको स्वच्छ बनाने के लिए जो मिशन रखा गया है, ये इतना का लक्ष्य रखा गया है। अब सरकार अनुपयुक्त वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए कौन सी नीति की घोषणा की है? तो ये हमारा है स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की है। इस नीति के अनुसार व्यक्तिगत वाहनों को 20 वर्ष के बाद और वाणिज्यिक वाहनों को 15 वर्ष के पश्चात ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटरों में फिटनेस जांच करानी होगी। मित्रा स्कीम बजट 2021 से 22 में चर्चा में रहा। यह किससे संबंधित है? तो 7 टेक्सटाइल कपड़ा पार्क स्थापित करने के लिए इसको मित्रा स्कीम को लॉन्च किया गया है। मित्रा मेगा, इसका जो फुल फॉर्म है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क किस मंत्रालय को खर्च करने के लिए अभी तक इसके इतिहास में सबसे ज़्यादा बजट आवंटित किए गए हैं? तो रेल मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। रेलवे के लिए जो है 1 लाख, ठीक है, 1,55 करोड़, ठीक है, रखा गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए जो पैसे खर्च किए जाएंगे वो है हमारा यहाँ पे 1,18,101 करोड़, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे, ये आपको जो बजट है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में आते हैं। जब आप देख लीजिए BPSC 67 थी और फिर आप बिहार SI एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बजट 2021 से 22 के अनुसार देश में प्रतिदिन कितने किलोमीटर लंबी रोड बनाई जा रही है? तो 22 किलोमीटर लंबी रोड बनाई जा रही है। भारत सरकार द्वारा पूरे में संचालित योजना में सबसे ज़्यादातर बजट आवंटन किस योजना में किया गया है? तो मनरेगा, ठीक है, 73,000 करोड़ में, ठीक है। चर्चा में रहा PLI स्कीम योजना कितने सेक्टर के लिए लाया गया है? तो 13 सेक्टर के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे कितने सेक्टर के लिए लाया गया? तो 13 सेक्टर के लिए लाया गया है। इसके तहत विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक चैंपियन बनने का लक्ष्य है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बन सकती है, ठीक है, डॉलर की बन सकती है। बजट 2021 से 22 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पर विशेष चर्चा की गई। इस इंडेक्स को कौन जारी करता है? तो VIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको लॉन्च करती है। इस बजट में रिवांड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम किसके लिए लाया गया है? तो है अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए, ठीक है, अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए ये है। ऑपरेशन ग्रीन के तहत अब कितने उत्पादों के लिए शामिल किया जाएगा? तो यह है 22, ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन के तहत कितने उत्पादों के लिए शामिल किया जाएगा? था 22 के लिए। अब यहाँ पे देखिए 2030 तैयार की है। भारतीय रेलवे ने भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की है। उसका उद्देश्य 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे तंत्र सृजित करना। बजट 2021 से 22 के तहत सरकार मेट्रो रेल के लिए किस नई टेक्नोलॉजी को भारत में लाएगी? तो वो लाएगी मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो, ठीक है, दोनों को हमारे भारत में मेट्रो रेल के लिए इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो को, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। बजट 2021 से 22 के अनुसार सरकार के आगामी लक्ष्य क्या है? तो वो हमारा है ब्रॉड गेज रूट्स के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य 2023 तक रखा गया है। रेलवे के माल भाड़े में रेल के मॉडल शेयर को
40% से 45% तक करने का लक्ष्य रखा गया है 2023 तक। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय रेल योजना को पूरा करने का लक्ष्य 2023 तक रखा गया है 30 तक। गगनयान मिशन के तहत मानव रहित पहला लॉन्च दिसंबर 2022 तक होगा। राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य है 25 से 26 तक है। राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3% तक लाने का लक्ष्य है, मतलब इसको बढ़ाने का लक्ष्य है जो जीडीपी है उसको 2023 से 24 तक। ठीक है, शिल्प देश ने नया सीमा शुल्क लाने का लक्ष्य है, नया सीमा शुल्क वो है 1 अक्टूबर 2021 तक। उसके बाद में है शिप रिसाइकलिंग यार्ड्स की कैपेसिटी को दोगुना करने का लक्ष्य 2024 तक है। उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश में एक गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की जाएगी। कौन सा राज्य? तो जम्मू और कश्मीर है। बजट 2021 से 22 के अनुसार उज्ज्वल योजना के तहत 8 करोड़ परिवारों तक लाभ पहुंचा। इस योजना के तहत और कितने लाभार्थी शामिल किए जाएंगे? तो हो जाएगा 1 करोड़ पहले से 8 करोड़। ठीक है, इसको यहाँ पे लाभ मिलेगा। ठीक है, उज्ज्वल योजना के तहत यहाँ पे 1 करोड़ पहले से 8 करोड़ को लाभ मिल चुका है और 1 करोड़ और को लाभ मिलेगा। सरकार ने इस बजट के अनुसार एक कल्ट सिक्योरिटी मार्केट्स कोड तैयार करने जा रही है। इसे किस एक्ट को मिलाकर बनाया जा रहा है? तो सेबी एक्ट 1982, डिपोजिटरीज एक्ट 1986, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट 2007 को मिलाकर बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक करते मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। और ट्यूटोरियल के जितने भी MCQ क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन को मैं प्रोवाइड करूँगी। इस वीडियो को बनाने के बाद में फिर आपका ऑब्जेक्टिव के भी वीडियो आ जाएंगे। तो आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक आप लोग करते जाइए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बजट देखते हैं पे बजट 21 से 22 के अनुसार सीमा क्षेत्र में FDI 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 74% कर दिया है। ठीक है, 74%। बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन ठीक है करके 74% किया। सरकार ने 21 से 22 में किस बीमा कंपनी की IPO ला रही है? तो LIC ला रही है। सरकार विनिवेश से वर्ष 2021 से 22 में कितने रुपए की प्राप्तियों का अनुमान लगाया है विनिवेश में? तो 1,00,000 ठीक है 75,000 करोड़ को। बजट में चर्चा में रहा स्वामित्व योजना क्या है? यह गाँव में इस योजना के अंतर्गत ठीक है संपत्तियों के मालिकों को उनके अधिकार के दस्तावेज दिए जा रहे हैं। ठीक है, इस गांव में जितने किसी लोगों को संपत्तियों के जो मालिक है उनको अधिकार के कुछ दस्तावेज दिए जा रहे हैं। ठीक है, जिससे उसकी पहचान हो कि इसके पास इसके मालिक है इस संपत्ति के। चलिए बजट 21 से 22 के तहत कितने आधुनिक मत्स्य बंदरगाहों और फिश लैंडिंग सेंटर बनाने की बात की गई है? तो ये है हमारा 5। ठीक है, ये है 5। कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटू आघाट। क्या है? पेटू आघाट हो जाएगा 5। भारत सरकार किस संस्था के साथ मिलकर एक माइक्रो इरिगेशन फंड स्थापित कर रही है? तो है नाबार्ड के साथ। ठीक है, ई-नाम के तहत इस बजट में कितने और कृषि मंडियों को जोड़ा जाएगा? तो 1000 कृषि मंडियों को जोड़ा जाएगा। बजट 2021 से 22 के अनुसार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना कुल कितनों राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है? तो हो जाएगा 32। ठीक है, 32 राज्यों में चल रही है।
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की जो योजना है 32 राज्यों में भी चलाया जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश में कुल अभ्यर्थियों का 86% कवर हो चुके हैं, 86% कवर हो चुके हैं। और बजट 2021 से 22 में चर्चा में रहा राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन, ठीक है, मिशन NTLM क्या है, NTLM क्या है, तो वो हमारा है शासन एवं नीति से संबंधित ज्ञान को भारत की प्रमुख भाषाओं में इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जा सके। क्वेश्चन जो हमारा है वो है बजट 21 से 22 में चर्चा में रहा राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन क्या है, तो शासन एवं नीति से संबंधित ज्ञान को प्राप्त भारत की प्रमुख भाषाओं में इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जा सके। इस हमारे भारत में जितने भी जो भाषाएं हैं उसको इंटरनेट पे व्यवस्था कराया जाएगा, ठीक है। शासन एवं नीति से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। बजट में चर्चा में रहा विवाद। यहाँ पे इस बजट के अनुसार यहाँ पे देखते हैं। बजट में चर्चा में रहा विवाद से विश्वास स्कीम क्या है, तो पुराने टैक्स से जुड़े विवाद को निपटारा करना है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे इस बजट के अनुसार भारत में लगभग कितने लोग ITR फाइल करने लगे हैं, तो 6.5 करोड़ लोग, ठीक है। कितने साल से ऊपर की उम्र वाले लोगों को ITR भरने की छूट दी गई है, तो 75 वर्ष अधिक उम्र वाले लोगों को। इस बजट के अनुसार लॉकडाउन के समय प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण योजना घोषित की। इसे 5 मिनी बजट के तहत कितना रुपया आवंटन किया गया है, तो 2.76 लाख करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे 80 मिलियन परिवारों को कुकिंग गैस दी गई है। 400 मिलियन से अधिक गरीबों को नगद राशि मुहैया कराई गई है। 800 मिलियन लोगों को मुफ्त भोजन दी गई है। इस बजट के अनुसार आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3 चरणों में लॉन्च की गई है। वो हमारा 3 चरणों में कौन है? पहला चरण है 12 मई 2020 में ANB 1.0, दूसरा है ANB 2.0 12 अक्टूबर 2020 में, तीसरा है ANB 3.0 12 नवंबर 2020 में। और इन तीनों चरणों को तहत कुल 27.1 लाख करोड़ रुपए भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में दिए गए, जो पूरे GDP का कितना प्रतिशत लगभग था? 13% था, ठीक है फ्रेंड। तो जितनी भी सारी बातें थी वो थी हमारी जो हमारा योजना था तो सारे जो मेरी ये थी ये सब क्या था? एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत जितने भी खर्च आए हैं वो सारे कितने हैं? GDP के 13% लगभग रुपए खर्च हुए हैं इस योजना में। अब यहाँ पे वर्ष 2021 में भारतीय इतिहास की पहली डिजिटल जनगणना के लिए सरकार ने कितने बजट आवंटित किए हैं? तो 3768 करोड़ रुपए का आवंटित किए हैं, ठीक है। बजट 2021 से 22 में भारत की आकस्मिक निधि को 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना तक करने का लक्ष्य है? तो यहाँ पे है 30,000 करोड़ रुपए। इस बजट के अनुसार 15वें वित्त आयोग ने अपनी किस समयावधि के अंतिम रिपोर्ट 19 दिसंबर 2020 को राष्ट्रपति को सौंपी थी? तो 2021 से 26 के लिए। इस रिपोर्ट के अनुसार फंड राज्यों को 41% हिस्सा जाएगा। इस बजट में कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 16.5 करोड़ कृषि में खर्च के लिए रखा गया है, ठीक है। जो पहले से इतना बढ़ाया गया है 16.5 लाख रुपए। भारत सरकार सब्सिडी के रूप में सबसे ज़्यादा आवंटन किसमें की है? टॉप खाद, फूड में, उर्वरक में, अब पेट्रोलियम में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए कितना बजट आवंटन किया गया है? 34,300 करोड़ शिक्षा नीति पे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए बजट में रखा गया है। इस बजट के अनुसार
इस बजट के अनुसार गगनयान मिशन के तहत भारत के कितने अंतरिक्ष यात्रियों को रूस में प्रशिक्षण दिया जा रहा है? तो 4। बजट 2021 से 22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में किस तरह की जीडीपी वृद्धि अनुमानित की गई है? तो भी शेप। इस बजट में एक नई हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन को भी लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? प्रदूषण कम करना, स्वास्थ्य और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना। ठीक है, इस बजट में एक नई हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन को भी लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है प्रदूषण को कम करना, स्वास्थ्य और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बजट 2021 से 22 के अनुसार अगले 5 वर्षों के लिए 4000 करोड़ रुपए के डीप ओशियन मिशन, गहरा सागर मिशन की शुरुआत की जा रही है, जिसका उद्देश्य है गहरे समुद्र में सर्वेक्षण और अन्वेषण के कार्यों को करना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। बजट महत्वपूर्ण आंकड़े यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे बजट 2021 से 22 के अनुसार जो जीडीपी है, राजकोषीय घाटा है 6.8% जीडीपी का। ठीक है, राजस्व घाटा जो जीडीपी का 5.1% है, प्रभावी राजस्व घाटा है 4.1% है, प्राथमिक घाटा है 3.1% है। ठीक है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। अगर यहाँ पे शिक्षा पे खर्च किए जा रहे हैं, जो बजट में जो जितने पैसे रखे गए हैं बजट शिक्षा पे, तो स्कूल जो सैनिक स्कूल बनाया जा रहा है, जहाँ पे आर्मी सैनिक के बच्चे उस स्कूल में पढ़ाई करते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य स्कूल बनाए जाएंगे। ठीक है, जिस जो जनजातीय लोग हैं ना, उस क्षेत्रों में 750 एकलव्य स्कूल बनाए जाएंगे। तमिलनाडु में मल्टीपर्पज़ सीवीड पार्क लगाया जाएगा, सीवीड फार्मिंग के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। लद्दाख के लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ये सारे क्या है? शिक्षा पे खर्च हो रहे हैं पैसे। चलिए अब फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 का देखते हैं। तो 29 जनवरी 2021 को भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 से संसद में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, प्रस्तुत किया गया वो है जो हमारा है विषय, थीम इसका क्या रहा? तो थीम है सेविंग लाइफ। ठीक है, सेविंग लिव्स एंड लिविंग क्या है? लिवलीहुड जीवन। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं लाइवलीहुड जीवन और आजीविका की सुरक्षा करना। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 मुख्य आर्थिक सलाहकार श्री कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम के मार्गदर्शन के आर्थिक मामलों के विभाग वाणिज्य प्रभाग द्वारा तैयार किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन वर्ष 2021 में से 3 दिन पहले पेश किया गया था। नोट 50 से 51 में भारत का पहला जो आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया गया था। ठीक है, और 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण आम बजट के साथ साथ प्रस्तुत होता था। 1964 के बाद इसे आम बजट के एक दिन पूर्व पेश किया जाने लगा। इस सर्वेक्षण के अनुसार कोविड से भारत की अर्थव्यवस्था में तीव्र आर्थिक गिरावट के बाद भी सेफ्ट रिकवरी देखी जा रही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इधर। इसके बाद में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान भारत में सबसे ज़्यादा जो FDI किस क्षेत्र में आया है? तो सेवा क्षेत्र के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में आया है। अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान सबसे ज़्यादा FDI भारत में किस देश में लाया गया? सिंगापुर में, दूसरे स्थान पर अमेरिका रहा। ठीक है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा FDI आया? तो गुजरात में FDI सबसे ज़्यादा आया। भारत में सबसे ज़्यादा आयात की जाने वाली वस्तु, जो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी वस्तु आयात किया जाता है? तो है पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोलियम उत्पाद। ठीक है, सोना, टेलीकॉम उपकरण, कोयला। और यहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात की जाने वाली कौन सी वस्तु है? तो पेट्रोलियम उत्पाद। ठीक है, औषधि फॉर्मुलेशन, मोती हुआ बहुमूल्य पत्थर, लोहा एवं इस्पात, इलेक्ट्रिकल मशीनरी एवं उपकरण। ठीक है,
स्कर्ट। चलिए अब आगे देखते हैं। दुनिया में सर्वाधिक फॉरेक्स रिजर्व किस देश के पास है? तो चीन है। भारत वर्तमान में चौथे स्थान पर है। इस समीक्षा के अनुसार भारत का दिसंबर 2020 में विदेशी मुद्रा भंडार अगले कितने महीनों के आयात के लिए पर्याप्त है? तो 18 महीना के लिए पर्याप्त है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021 में विभिन्न क्षेत्रों में ग्रोथ रेट क्या है? तो कृषि पर है 3.4%, उद्योग पर -9.6% और सेवा में है -8.8% रहा। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पूर्व के 29 श्रम कानून को मिलाकर अब केवल 4 लेबर कोड बनाए गए हैं। क्या है? जीवीए में हिस्सेदारी सेवा क्षेत्र जो है 54%, उद्योग क्षेत्र 26%, कृषि है 20% है। जीडीपी में सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी सेवा का है, फिर उद्योग का, उसके बाद में कृषि का है सबसे कम का है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो कृषि है, सेवा है, उसके बाद में उद्योग है। मतलब हमारे भारत में जो रोजगार की जो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है वो है कृषि। ठीक है, कृषि है, उसके बाद में यहाँ पे उद्योग है, कृषि है, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला जो है। चलिए अब आगे देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार WHO ने कोविड के पैंडेमिक कब घोषित किया? तो 11 मार्च 2020 को घोषित किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कितने करोड़ लोगों को फूड ग्रेन्स दिया गया? तो 80.996 करोड़ दिया गया है। 2019 से 20 में जीडीपी का कितना % खर्च रहा? ठीक है, 19 से 20 का ये जीडीपी है। तो है स्वास्थ्य पे 1.5%, शिक्षा पे 3.5% खर्च हुआ। ठीक है, अब देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार एमएसएमई की नई परिभाषा क्या है? तो माइक्रो है जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम और टर्नओवर 5 करोड़ से कम। स्मॉल है जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच हो और टर्नओवर 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच हो। मीडियम है जिसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से 20 करोड़ के बीच और टर्नओवर 50 करोड़ से 100 करोड़ के बीच होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। पूरे विश्व के क्षेत्र के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी है 3.5%। ठीक है, 3.5%। पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत प्रवासी है? 3.6% है। ठीक है, विश्व में सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश के हैं? तो भारत के हैं। भारत में सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश में जाते हैं? तो AUE में जाते हैं एंड USA में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में विश्व से सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश में जाते हैं? तो अमेरिका में जाते हैं। ठीक है, अमेरिका में जाते हैं। दूसरा स्थान जर्मनी, तीसरा स्थान सऊदी अरब है। ठीक है, और पूछे भारत से सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश में जाते हैं? तो AUE मतलब सऊदी अरब में जाते हैं। विदेशी पर्यटक भारत में सबसे ज़्यादा किस देश के आते हैं? तो बांग्लादेश के। ठीक है, विदेशी पर्यटक भारत में सबसे ज़्यादा किस देश के आते हैं? जैसे किस देश के जो लोग हैं सबसे ज़्यादा आते हैं भारत में? तो वो आते हैं हमारे बांग्लादेश की, USA के और UK के आते हैं। ठीक है, चलिए अमेरिका के और ब्रिटेन के लोग आते हैं, बांग्लादेश के ज़्यादा आते हैं हमारे इंडिया में। विदेश पर्यटक किस राज्य में सबसे ज़्यादा आते हैं? विदेश पर्यटक मतलब विदेशी लोग किस राज्य में सबसे ज़्यादा आते हैं? तमिलनाडु में आते हैं, महाराष्ट्र में आते हैं, उत्तर प्रदेश में आते हैं। चलिए पूरे भारत के पर्यटक किस राज्य में सबसे ज़्यादा घूमने जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कितने साल बाद आई है? तो 34 साल बाद में 1986 के बाद में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आया है ये 1986 में आया था और फिर 34 साल बाद में नया आया है शिक्षा नीति का जो रूल आया है। भारत का लिटरेसी रेट क्या है? तो वो है 77.7% है। ठीक है, फीमेल लेबर फोर्स 1819 में बढ़कर 18.6% हो गया है।
हर घर तक स्वच्छ पीने योग्य पानी पहुंचाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो वो है हमारा 24 तक रखा गया है। वह राज्य जो जीडीपी में सबसे आगे है, ठीक है, कौन सा राज्य है जो जीडीपी में सबसे आगे है? तो वो है जीडीपी में सबसे आगे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा कहाँ का है? गोवा का है, ठीक है, गोवा का, सिक्किम का, तब दिल्ली का है। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड का है। आप ऐसे याद रखना, गोवा, सिक्किम, दिल्ली, ठीक है, बिहार, उत्तर, झारखंड, ठीक है। चलो, किस राज्य में गरीबी दर सबसे ज़्यादा है? तो छत्तीसगढ़ है, बिहार, मतलब गरीबी दर सबसे अधिक है छत्तीसगढ़ में, बिहार में, उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर केवल राज्य में चौथा स्थान है, ठीक है। अब देखते हैं पूरे भारत की गरीबी दर कितना है? 21.9% है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सितंबर 2020 के अंत में भारत का विदेशी कर्ज कितना है? तो ये है 556.2 अमेरिकी डॉलर है विदेशी जो कर्ज लिए गए हैं भारत से। भारत ने कर्ज लिया है अमेरिका से। विश्व का सबसे ज़्यादा ऋणग्रस्त कर्जदार देश कौन सा है? वह यूएसए है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति की चर्चा की गई जिन्होंने कहा था कि अत्यधिक अनिश्चितता की स्थिति में जीवन का कम से कम नुकसान होने की रणनीति बनानी चाहिए? हेल्सेन एंड सार्जेंट ने इसे कहा था। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2020 के किस महीने में कोविड के संक्रमण के सबसे अधिक मामले आए हैं? तो सितंबर में। 2020 के सितंबर में कोविड-19 के संक्रमण होने के सबसे अधिक मामले आए हैं, तो सितंबर में आए हैं सबसे अधिक, सितंबर में सबसे अधिक आए हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, इसके बाद में चर्चा में रहा NIP नेशनल, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ठीक है, पाइपलाइन किस समय काल के लिए लाया गया है? ठीक है, तो ये जो लाया गया 2020 से 25 के लिए लाया गया है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन लाया गया है। NIP वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। 21 के अंतर्गत आता है। तो NIP जिसको हिंदी में कहते हैं वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत ये सब आता है। उद्देश्य इसका क्या है? भारत को विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का उपलब्ध करवाना है, ठीक है। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर NIP लाया गया? तो अतानु चक्रवर्ती के आधार पर इसे लाया गया। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है, PLI योजना कितने सेक्टर के लिए लाई गई? तो 10 सेक्टर के लिए लाई गई। 1.4, ठीक है, 1.46 लाख करोड़ के बजट इसके लिए रखा गया है। उद्देश्य क्या है? तो इसका जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है, इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को अभिन्न अंग बनाना है, ठीक है। वैश्विक जो स्तर पे सबसे विश्व में अच्छा बनाना है, इसका स्तर बढ़ाना है। वित्त वर्ष 2021 में चालू खाता सरप्लस होने का अनुमान है जो GDP के कितने प्रतिशत है? तो 2% है। GDP के 2% है। 17 वर्ष में पहली बार चालू खाता सरप्लस होगा। इस समीक्षा के अनुसार विदेशी कर्ज GDP का 20.6% से बढ़कर सितंबर 2020 में कितने प्रतिशत हो गया है? 21.6% हो गया है। चर्चा में रहा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PM-JAY भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई? 2018 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? सबसे कमज़ोर तबके के लोगों को स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध करवाना इसका मेन उद्देश्य है। कौन सा है योजना? तो जन आरोग्य योजना है, ठीक है। सबसे गरीब वर्ग के जो लोग हैं उसको स्वास्थ्य और देखभाल के लिए उपलब्ध करवाना है। आर्थिक समीक्षा 2020 से 21 में BNI इंडेक्स की चर्चा की गई। इसके कितने आयाम है? 5 है। स्वच्छता, जल, आवास, सूक्ष्म पर्यावरण और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाना है, ठीक है।
आर्थिक समीक्षा, ठीक है, BNI इंडेक्स की चर्चा की गई है। इसके अंदर में 5 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। स्वच्छ जल, आवास, सक्षम पर्यावरण पे विशेष सुविधाएं दी गई है। BNI में कितने संकेतक हैं? तो 26 हैं। BNI बेयर नेसेसिटाइज इंडेक्स, ठीक है। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान केरल, पंजाब, हरियाणा और गुजरात रहा है। इस सूचकांक का उद्देश्य है ग्रामीण शहरी अखिल भारतीय स्तर पर जीवन जीने के लिए एक बुनियादी आवश्यकता, जिसके 5 आयाम हैं, ठीक है, जिसके 5 आयाम हैं। आर्थिक समीक्षा में 2 नए पहल, विश्व सौर बैंक और एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड की चर्चा की गई। यह पहल किसके द्वारा की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। विश्व सौर बैंक और एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड की चर्चा की गई है, वो है अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन के द्वारा इसे शुरू किया गया है। उद्देश्य वैश्विक स्तर पर, उद्देश्य इसका क्या है? तो इसका उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति लाना है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है वैश्विक स्तर पे, मतलब वर्ल्ड में भी इसको सबसे ऊंचा स्तर पे लाना है। पूरे वर्ल्ड में क्या करना है? वैश्विक स्तर पे सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार कृषि और सहायक कार्य में वर्ष 2020-21 के पहले अग्रिम अनुमान में स्थिर मूल्य पर GDP की कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है? तो 3.4% वृद्धि दर्ज हुई है, ठीक है। मतलब जो कृषि कार्य में है 20 से 21 के पहले अग्रिम अनुमान में स्थिर मूल्य पर GDP के जो 3.4% बढ़ाया गया है। GDP पे इतने पैसे बढ़ाए गए हैं। कृषि और सहायक क्षेत्रों की हिस्सेदारी वर्ष 19 से 20 में 17.8% रही स्थिर मूल्य पर। वर्ष 2019 से 20 के दौरान मत्स्य उत्पादन इसके इतिहास में अभी तक सबसे अधिक उत्पादन दर्ज 14.16 मिलियन मीट्रिक टन रहा, ठीक है। अब आर्थिक समीक्षा के अनुसार यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है उत्पादन हुआ मछली का सबसे ज़्यादा, भारत का स्थान दूसरा रहा, दूध का पहला रहा, अंडा का तीसरा रहा और मांस का 5वां स्थान रहा हमारे भारत का। तो फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप न्यू है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।